नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, लेकर आया हूं आपके लिए हफ्ते का पहला मनी सेंट्रल। खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए, विश्लेषण के लिए मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की कौन सी वो वाली खबर है, वो बड़ी खबर है जिस पर आप विस्तार से विश्लेषण करेंगे? शुभम, हम सारे लोग, शायद आप सारे लोग ये बात महसूस कर रहे होंगे कि बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है और इस साल बिजली का एक बड़ा संकट हमें सामने दिखाई दे रहा है। हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि कई राज्यों के भीतर क्या हो रहा है और आपको याद दिलाएंगे कि हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस पर पिछले एक महीने में कई बार चर्चा की और इस बात के लिए आगाह भी किया है कि ये गर्मियाँ बिजली की कमी की दृष्टि से काफ़ी ख़राब रहने वाली हैं और अब वो शुरू हो चुका है। विस्तार से बताएंगे कि आपके यहाँ अगर बिजली नहीं आ रही है या बिजली की कटौती हो रही है तो उसकी वजह क्या है। बिल्कुल, बिजली कटौती होगी, क्यों होगी, इस पर इससे पहले भी मनी सेंट्रल में कई बार अंशुमान जी विस्तार से ये बता चुके हैं। तो आज बिजली संकट के अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, देखिए ऑन द शो में। तो आज शुरुआत होगी रूस पर लगने वाले अन्य प्रतिबंधों की, इसके बाद ग्रोथ से ज्यादा महंगाई की चिंता, छोटी बचत से शेयर बाजार में कैसे बन रहा निवेश का पहाड़, मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट आप देखेंगे। कर्ज के पहाड़ में क्यों दब गई डिस्कॉम्स, इसका जवाब मिलेगा आपको आज के इस मनी सेंट्रल में। और चलते चलते कपड़ों की महंगाई आने वाली है, कपड़ों को भी लग गई महंगाई की नज़र, इस पर मनी सेंट्रल में चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत रोज की तरह रूस से। रूस के ऊपर पश्चिम के देश लगातार आर्थिक प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं। जल्द ही रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की छठी किश्त पहुंच सकती है, उसकी घोषणा हो सकती है। इससे पहले यूक्रेन ने रूस से सभी तरह के आयात बंद कर दिए हैं। इधर भारत के साथ व्यापार के लिए रूस अपनी करेंसी रूबल का विकल्प दे रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने फिलहाल इस पर किसी जल्दबाजी से मना कर दिया है। ये कहा गया है जब तक युद्ध विराम की घोषणा नहीं हो जाती, ये संघर्ष नहीं रुक जाता, तब तक भारत इस पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लेगा। सर, रूस में पिछले 48 घंटों में क्या कुछ घटने वाला है, क्या घटा है? यूरोप किस तरह उसकी तैयारी कर रहा है और यूरोप की पार्लियामेंट में क्या कुछ नया घटा? तीन बड़े घटनाक्रम है रूस को लेकर जिन्हें हमारे लिए समझना ज़रूरी है। पहली सबसे और महत्वपूर्ण बात यह कि हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने और यूरोपीय देशों ने धीमे धीमे रूस की ऊर्जा सप्लाई लाइन को काटना शुरू कर दिया है। कोयले पर बैन लगाया गया था। अब इस बात की पूरी तैयारी है कि अंततः रूस से तेल और गैस की आपूर्ति को प्रतिबंधित किया जाए। दो बड़े घटनाक्रम इस तैयारी के संकेत देने वाले हमारे पास हैं। पहला ये कि पिछले हफ्ते जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह कहा गया कि तत्काल रूस से तेल और गैस की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए। करीब 513 वोट इसके पक्ष में पड़े और 22 वोट इसके अगेंस्ट थे। यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन संसद जो यूरोपीय देशों की प्रतिनिधित्व है, वहां पर यह बात स्थायी रूप से समझ ली गई या महसूस की जा रही है कि रूस को युद्ध से रोकने के लिए उसके तेल और गैस पर पाबंदी लगाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा किए बिना पुतिन हमले नहीं रोकेंगे और युद्ध विराम या शांति की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार इस बात को कह रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और है जो हमारे सामने आया। 2000 से 2005 के बीच में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक आर्थिक सलाहकार थे डॉक्टर एंड्रिल इलारिनोव। उन्होंने एक बयान में कहा है कि रूस को युद्ध से रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके गैस और तेल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और उसके बाद रूस की आर्थिक व्यवस्था इस स्थिति में नहीं होगी कि वो इसे बर्दाश्त कर सके और युद्ध रुक जाएगा। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार तरह तरह के प्रतिबंधों के बावजूद कुछ तो ऐसा है जो रूस को लगातार युद्ध बनाए रखने के लिए की ताकत दे रहा है और वो शायद यूरोप की तेल और गैस पर निर्भरता है। पर शुभम, अभी भी यूरोप में इस पर सहमति नहीं है। यूरोप के देश अभी इसके लिए और थोड़ा लंबा समय मांग चाहते हैं, वो अपनी तैयारियां कर लेना चाहते हैं। लेकिन यूरोपियन पार्लियामेंट ने जिस तरह से इसकी पहल की है और कई सारे देशों ने इस तरीके की पहल की है, उससे लग रहा है कि शायद रूस पर तेल और गैस के प्रतिबंध ज़्यादा दूर नहीं है और उसकी तैयारियों के लिए उसकी भूमिका बननी शुरू हो गई है। बिल्कुल, यानी कि ऊर्जा का जो कोयले पे प्रतिबंध पहले से आ चुका है, जो दो और स्रोत बचे हैं तेल और गैस, उस पर भी प्रतिबंधों की तैयारी शुरू हो गई। सर, अभी कितना पैसा लगभग, अगर आप देखें तेल और गैस के आयात के बाद यूरोप कितना पैसा भी रूस को भेज रहा है? यही सरप्राइजिंग बात है और ये बात लगातार दुनिया के कई सारे देश और यूरोप के सांसद और यूरोप के विशेषज्ञ कह रहे हैं।
इस समय मौजूदा परिस्थिति में, जबकि रूस पर सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, पर रूस की एक बड़ी पाइपलाइन खुली हुई है और जिसके कारण हम रूस यूक्रेन युद्ध को थमता नहीं देख रहे हैं। जो ताजे आंकड़े हैं, ब्रुगेल के जो आंकड़े हमें बताते हैं कि यूरोप प्रतिदिन $400 मिलियन तेल का, $450 मिलियन तेल के लिए और $400 मिलियन प्रतिदिन गैस के लिए रूस को भेज रहा है। ये पैसा विदेशी मुद्रा में, डॉलर में रूस के पास पहुंच रहा है लगातार। ये प्रतिदिन की सप्लाई है, करीब आप मान के चलें कि 800 से 900, $950 मिलियन प्रतिदिन यूरोप रूस को दे रहा है तेल और गैस खरीदने के लिए। $25 मिलियन के आसपास प्रतिदिन कोल की सप्लाई के लिए जा रहे हैं, जिस पर प्रतिबंध लगना शुरू हो गया है। ये जो 800-900 मिलियन डॉलर हैं गazprom बैंक के जरिए जा रहे हैं, बाकी सारे कारोबारी संबंध खत्म हो गए हैं, पर यह सबसे बड़ी सप्लाई लाइन है। और अगर आप रूस का टोटल एक्सपोर्ट देखें शुभम, जो करीब $489 बिलियन था 2021 में, उसमें से क्रूड ऑयल का हिस्सा $110 बिलियन है और गैस का हिस्सा $54 बिलियन के आसपास है। और यही वजह है कि हमने शुरुआती दिनों में, युद्ध के शुरुआती दिनों में रूबल को टूटते देखा था और उसके बाद रूबल वापस रिकवर होकर $80, $90 पर डॉलर के आसपास आ चुका है। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है क्यों यूरोप के देश रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी सप्लाई लाइन है जो रूस को लगातार जा रही है, रूस को लगातार वो डॉलर मिल रहे हैं और इसलिए रूसी अर्थव्यवस्था पर शायद उतने बड़े और गहरे असर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी छटपटाहट या बेचैनी हमें यूरोप के देशों के बीच में दिखती है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस को तेल के सप्लाई की जो कीमत मिल रही है और जो गैस की कीमत मिल रही है वो इन्फ्लेटेड प्राइस पर है। रूस को ये भुगतान $100, $110 के क्रूड ऑयल की कीमत पर या गैस जो रिकॉर्ड हाई पर है उस पर हो रही है। तो यहाँ अब ये युद्ध सबसे बड़े असमंजस के मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। यूरोप को अगर रूस को रोकना है, क्योंकि रूस और किसी प्रयासों से नहीं रुका है, तो उसे अपने तेल और गैस की सप्लाई से समझौता करना पड़ेगा। उसके लिए उसे उसकी महंगाई झेलनी पड़ेगी, उसकी किल्लत झेलनी पड़ेगी और सर्दियां सामने हैं, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और शायद उसकी तैयारियां कहीं ना कहीं यूरोप में शुरू भी हो रही हैं। और इतना आसान इसीलिए नहीं है तेल और गैस को रोकना, क्योंकि निर्भरता, जैसा अंशुमान जी ने इससे पहले ही बताया, 40% निर्भरता जो है वो यूरोप की रूस पर है। सर, इस निर्भरता को कम करने के लिए क्या कहीं से कोई कोशिशें शुरू हुई हैं? क्योंकि ठीक है, अभी इमीडिएट नहीं हो सकता, बट लंबे समय में तो ये तय कर लिया गया है कि निर्भरता को कम करना है। वहां क्या प्रयास किए जा रहे हैं? 2 चरण के संकेत मिल रहे हैं। कल जो विशेषज्ञों से बात हो रही थी यूरोप के विशेषज्ञों से, पहले चरण में शायद यूरोप तेल पर निर्भरता खत्म करेगा, गैस पर निर्भरता इसके बाद आएगी। तेल के मामले में अगर हम देखें तो यूरोप की निर्भरता करीब अपनी जरूरत का 26% तेल रूस यूरोप को सप्लाई करता है। यूरोप की ज़रूरत का 26% तेल रूस से आता है, यानी इसे रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो बड़े सप्लायर हैं उसमें नॉर्वे, कजाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरबिया और नाइजीरिया हैं। इसकी तैयारी शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि पहले चरण में शायद तेल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि गैस पर निर्भरता और ज़्यादा बड़ी है। नीदरलैंड, जर्मनी और पोलैंड रशियन ऑयल के सबसे बड़े बायर हैं, बाकी देश नहीं हैं। ये 3 सबसे बड़े बायर हैं और इन्होंने अपने तेल के आयात को आधा करने की तैयारी शुरू कर दी है रशिया से। और अगर रूस से जितना तेल आता है ना शुभम, यूरोप में अगर उसे देखा जाए तो उसका आधा तेल लगभग यही 3 देश आयात करते हैं। तो अगर ये 3 देश रूस से तेल का आयात सीमित कर दें तो शायद आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभी जो तैयारी हो रही है उसके हिसाब से ग्रीस की जो सबसे बड़ी बिगेस्ट रिफाइनरी है, जिसका नाम हेलेनिक पेट्रोलियम है, उसने जो करीब 18% अपनी ज़रूरत का 18% तेल रशिया से लेती है, उसने वो आयात रोकने का फैसला किया और वो तेल सऊदी अरब से खरीद रही है। पोलैंड की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है पीकेएन ऑर्लेन, और स्वीडन की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है प्रीम, ये इन्होंने नॉर्थ सी से अपने तेल की आपूर्ति शुरू करने का फैसला किया है। वो रशियन क्रूड नहीं लेंगी। तो अगर आप चरणबद्ध रूप से देखें तो कुछ देशों की रिफाइनरीज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं तेल के अन्य स्रोत जुटाने के लिए, और प्रमुख स्रोत उसमें से कनाडा और अमेरिका और अरब के देश हो सकते हैं। सर, भारत के संदर्भ में अब जो खबर छपी उस पर आपका टेक कि रुपी रूबल ट्रेड को फिलहाल के लिए भारत सरकार ने रोक दिया, ऐसी एक खबर आई है, इसके क्या मायने निकाले जाएं?
इसे रोकने की दो बड़ी वजह थी। एक तो आप कूटनीतिक रूप से देखें तो जब आज चर्चा कर रहे हैं तो भारत और अमेरिका के बीच वार्ताओं का एक दौर शुरू हो रहा है, 2+2 की वार्ताओं का। भारत को ये वास्तविकता समझ में आई है कि रूपी रूबल ट्रेड इतना आसान गणित नहीं है, जिस पर हम लगातार पिछले संस्करणों में मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे। दूसरा, डिप्लोमेटिकली भारत को ये संकेत देना होगा अमेरिका को कि वो रूस के साथ आगे किसी कारोबार पर नहीं बढ़ना चाहता है, तभी अमेरिका के साथ आगे वार्ताएं बढ़ेंगी। तो आज का दिन इस दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि खबर आज इसलिए आई क्योंकि आज भारत और अमेरिका के बीच वार्ता शुरू हो रही है और शायद दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के बीच एक वर्चुअल कॉल भी होगी, इस बात की संभावना भी है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि जो भारतीय निर्यातकों का पैसा रूस में फंसा हुआ था उसे लाने की कुछ कोशिश शुरू हो गई है यूरो के जरिए, और वो यूरो में उनको भुगतान मिलना शुरू होगा जो बैंक्स रशिया के प्रतिबंध से बाहर हैं उनके जरिए, और वो प्रोसेस शायद रिजर्व बैंक ने रशियन बैंक्स के साथ मिलकर सुलझा लिया है। इसलिए इन तीनों ही परिस्थितियों में भारत को पता है कि रूबल के साथ कारोबार करने में अंततः नुकसान ही है, क्योंकि टूटी हुई करेंसी है, भारत की निर्भरता रूस पर ज़्यादा है और रूस को निर्यात भारत से कम है। तो इस परिस्थिति में शायद ये संकेत दिए गए कि जब तक युद्ध विराम नहीं हो जाता तब तक किसी आगे बड़े व्यापारिक समझौते पर नहीं बढ़ा जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार जा रहे थे, हालांकि अप्रैल के महीने में उनकी वापसी शुरू हुई है, उन्होंने बाजार में खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन जब वो जा भी रहे थे, जब वो बिकवाली कर भी रहे थे, तब भी शेयर बाजार अपने स्तर पर, ऊपरी स्तर पर क्यों टिके थे? उसके पीछे बड़ी वजह है छोटी छोटी पूंजी जो शेयर बाजार में पहुंच रही है। कितनी पहुंची मार्च में, क्या आंकड़े हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। चढ़ते गिरते शेयर बाजार में भी देसी निवेशकों का भरोसा बरकरार है। म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में पहुंचती छोटी छोटी बचत निवेश का पहाड़ बना रही है। मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुल 28,463.49 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो फरवरी के मुकाबले 44% ज्यादा है। मार्च में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप के जरिए 12,327.91 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। सिप करने वाले खाता धारकों की संख्या भी रिकॉर्ड 5.27 करोड़ तक पहुंच गई। फरवरी में यह आंकड़ा 5.17 करोड़ था। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में इक्विटी फंड के सभी 11 कैटेगरी में शुद्ध रूप से निवेश ही हुआ। मल्टी कैप फंड्स में सबसे ज्यादा 9,694.56 करोड़ रुपए का निवेश और लार्ज एवं मिड कैप फंड्स में 3,164.67 करोड़ रुपए का निवेश। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आए इस बड़े निवेश की एक वजह एनएफओ भी है। मार्च में कुल 23 न्यू फंड ऑफर आए हैं। एसबीआई के मल्टी फंड एनएफओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। करीब 8,000 करोड़ रुपए की राशि इस एनएफओ में निवेश हुई थी। म्यूचुअल फंड के रास्ते पहुंचते इस निवेश की वजह से शेयर बाजार ऊपरी स्तर पर टिके हैं, क्योंकि निवेशकों की ओर से आ रहे पैसे को फंड मैनेजर को बाजार में लगाना ही है, शेयर चाहे जिस भाव पर मिले। मार्च महीने में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 41,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की, लेकिन इसके बाद भी सेंसेक्स और निफ्टी 4% चढ़े। बाजार विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड के रास्ते आ रहे पैसे की आमद जारी रहेगी। एनजेएमसी के डायरेक्टर और सीईओ राजीव शास्त्री कहते हैं कि भारतीय बाजार हर गिरावट में खरीदारी करने वाला बाजार है, आगे भी ये रणनीति जारी रहेगी। ऐसे में म्यूचुअल फंड निवेशकों को यही सलाह होगी कि वे अपना निवेश जारी रखें। इक्विटी म्यूचुअल फंड के विपरीत डेट म्यूचुअल फंड से निवेशक बाहर निकल रहे हैं। मार्च में डेट स्कीमों से कुल 1.14 लाख करोड़ रुपए की निकासी हुई। इसकी बड़ी वजह वित्त वर्ष अंत में कॉर्पोरेट और बैंक जैसे संस्थान एडवांस टैक्स जमा करने के लिए अपने निवेश को भुना लेते हैं। मनी 9 के लिए हिमाली पटेल के साथ विपुल सिंह। सर, इस पैकेज को देखकर समझ आता है कि रिटेल निवेशकों का भरोसा या भारतीय निवेशकों का भरोसा कहिए वो बाजार पर बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है ये बड़ा शिफ्ट है? जो बाजार पहले केवल एफआईज के भरोसे होता था, उनकी बिकवाली और खरीदारी बाजार की दिशा तय करती थी, अब ये शिफ्ट परमानेंट आ गया है? हाँ, ये शुभम बड़ी निवेश रिवॉल्यूशन है। और इसे थोड़ा पीछे जाके देखें तो 2015-16 के बाद अगर आप विस्तार से भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशकों का हिस्सा देखें तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
यानी वो बाजार जो कभी पूरी तरह विदेशी निवेशकों पर आश्रित था, उसमें बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे निवेश आना शुरू हुए हैं। और इसलिए हमने म्यूचुअल फंड्स का AUM लगातार बढ़ते देखा है, हमने म्यूचुअल फंड्स का निवेश बढ़ते देखा है। यहाँ दो चीज़ें गौर करने लायक हैं। एक तो ये कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास और कोई डाइवर्सिफाइड रिस्क पोर्टफोलियो नहीं है। उनके पास जो भी पैसा आ रहा है उसे वो बाजार में निवेश करने के लिए बाध्य हैं, और इसलिए उन्हें बहुत सारी ऐसी खरीद भी करनी पड़ रही जो शायद वैल्यूएशन के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं होंगी। कोई भी आदमी सामान्य रूप से सवाल पूछ सकता है कि जिसको विदेशी निवेशक बेच रहे हैं उसे भारतीय निवेशक क्यों खरीद रहे हैं, पर ये समझना ज़रूरी है कि उनके पास जितना फंड फ्लो हर महीने SIP के तौर पर उनके खाते में आकर गिरता है उसे उन्हें बाजार में लगाना ही है, और इसलिए बाजार में गिरावट उस लेवल तक नहीं जाती है, करेक्शन उस स्तर तक नहीं जाता है जिस स्तर तक विदेशी निवेशक समझते स्वीकार करते हैं, और इसलिए उनकी वापसी भी शुरू हो गई है। इसे आप किस तरफ खड़े उस हिसाब से देख सकते हैं। इसे आप अच्छा भी मानते हैं या मान सकते हैं कि भारत में विदेशी निवेशकों का प्रभुत्व खत्म हो रहा है और भारत के छोटे निवेशकों के ऊपर बाजार निर्भर हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी मान सकते हैं कि क्या ये बहुत सारी बाइंग बहुत जस्टिफाइड है, क्या इससे लंबे समय के रिटर्न इंश्योर किए जा पाएंगे, ये भी एक सवाल उठाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें लंबे समय में, अब भारत में वो समय आ गया है जहां से हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दौर दिखाई देंगे, क्योंकि लंबे समय में स्टॉक मार्केट दुनिया में बेस्ट रिटर्न देने वाला दरवाजा है, बेस्ट रिटर्न देने वाला विकल्प है। और इसलिए अब जबकि भारत के बाजार में बहुत सारे पुनर्गठन हो चुके हैं, ये निवेश लंबे समय के निवेश के लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में ये ध्यान रखना होगा कि क्या उनका फंड मैनेजर उतना स्मार्ट है कि वो अपनी सारी खरीद में बाजार को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और यहाँ म्यूचुअल फंड का सही चुनाव बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी कि म्यूचुअल फंड का बाजार अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, सीट आप देख लीजिए स्कीम कौन सी आपके पोर्टफोलियो को सूट करती है। अगली खबर, रिजर्व बैंक ने पहली हाल में हुई पॉलिसी में भले कोई बदलाव ना किया हो रेपो रेट में, नीतिगत दरों में, लेकिन इंडस्ट्री के दिग्गज अब ब्याज दरें बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक कहते हैं 0% रियल इंटरेस्ट रेट के लिए रिजर्व बैंक को इस वित्त वर्ष में 100 बेसिस पॉइंट यानी कि करीब 1% की बढ़ोतरी करनी होगी। उनका यह कहना है कि 25-25 बेसिस पॉइंट आप अगर 4 बार बढ़ाते हैं तो पूरे वित्त वर्ष में 1% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपना महंगाई का जो लक्ष्य था, महंगाई का जो दायरा था, उसको बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने सर अगले वित्त वर्ष के लिए, मौजूदा वित्त वर्ष जिसे हम कह सकते हैं FY23 के लिए, इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ाया, और उदय कोटक जी का ये कहना है कि आपको अगर 0 इंटरेस्ट रेट रखनी है तो आप ब्याज दरों को भी 1% बढ़ाएं। क्या मतलब है इस बयान का? अब शुभ में एक बड़ा दिलचस्प स्थिति बन रही है। पहली बार भारत में महंगाई की वास्तविकता सरकार भले ही नहीं लेकिन रिजर्व बैंक और उद्योग स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई आ चुकी है और टिकेगी। पहली चीज़ ये हमें मानना पड़ेगा। हम सब ये महसूस कर रहे हैं, पर जो ऊपर बैठे हुए लोग उनको महसूस करने में समय लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि भारत के उद्योग खुलकर पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आमतौर पर हमने ये देखा कि ब्याज दरों में कमी की मांग की जाती है कि कर्ज सस्ता किया जाए, कर्ज सस्ता होना चाहिए तभी ग्रोथ आएगी। तो दूसरा, ये उदय कोटक का बयान उस शिफ्ट की तरफ इशारा करता है कि भारत के उद्योगपति या उद्यमी बाजार की वास्तविकता समझ रहे हैं। अब तीसरी चीज हम समझते हैं कि इसकी इकोनॉमिक्स क्या है। इसकी इकोनॉमिक्स ये है कि अगर आपके कामकाज करने की लागत 5.7% की दर से बढ़ रही है और आपके कर्ज की लागत उससे कम है, तो इसका मतलब यह है कि आप इन्फ्लेशन की तुलना में आपके काम की लागत से कर्ज की पूंजी की लागत कम है, और जो किसी भी स्थिति में स्वस्थ बाजार के लिए जरूरी नहीं। तो उदय कोटक का कहना है कि कम से कम 0 के स्तर पर उसे लाया जाना चाहिए, जिससे कि महंगाई की लागत और कर्ज की लागत एक जैसी बराबर हो सके। और ये काम विदेश के बैंकों ने या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने तेजी से शुरू किया है। लगभग 1 बेसिस पॉइंट से 1.5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना फेडरल रिजर्व की तरफ से भी है, और उसी दिशा में उदय कोटक का सुझाव है कि उतनी ही बढ़ोतरी भारत में भी होनी चाहिए। भारत में तो अभी स्थिति यह है कि रिजर्व बैंक ने एक्मोडेटिव स्टांस यानी कि बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना का संकेत देने से भी इनकार कर दिया है। हम तो ये यहाँ पे उदय कोटक की बात तो ब्याज दरें स्ट्रेट अवे बढ़ाने की है। अब यहाँ एक सवाल हमारे दिमाग में आता है शुभम कि ऐसा रिजर्व बैंक कर क्यों नहीं रहा है। रिजर्व बैंक के 2 अलग अलग आंकड़े, एक हाथ बता रहा है कि महंगाई बढ़ रहा है यानी बीमारी सामने है, और दूसरा हाथ इलाज नहीं दे रहा है यानी वो कुपथ्य दे रहा है, एक तरह से बाजार में पूंजी का प्रभाव बनाए रखना चाहता है। और यही वो बड़ी दुविधा आती है जिस पर हम बार बार चर्चा करते हैं कि रिजर्व बैंक सरकार का मर्चेंट बैंकर है, और सरकार के लिए उसे कर्ज जुटाना, उसकी
प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के कारण वो इतनी कोशिश करता है कि ब्याज दरें जितनी कम रखी जा सके। अभी जब 4% की रेपो रेट पर बॉन्ड यील्ड 7% है, बिल्कुल, अगर हम उदय कोटक की बात मान लें और रिजर्व बैंक 1% ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देता है तो भारत में बॉन्ड यील्ड कहां जाएगी? तो और वो बढ़ोतरी रिजर्व बैंक के हाथ रोक रही है। लेकिन ये दिलचस्प रस्साकशी है जो शुरू हो गई है, एक तिमाही और शायद बीतेगी ऐसा लगता है, और उसके बाद रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान करना पड़ेगा। ये भी एक दूसरी बात है कि रिजर्व बैंक कितना रोक पा रही है, क्योंकि भले नीतिगत दरें 4% पर हैं, बॉन्ड बाजार में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7.1% है। आज भी आधा फीसद बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ। विदेशी बैंकों में काले धन का पता करने के लिए सरकार ने जो कानून बनाया है उसको स्विट्जरलैंड की अदालत में चुनौती दी गई है। इस कानून के खिलाफ स्विट्जरलैंड के करीब आधा दर्जन बैंकों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। याचिका में कहा गया है कि अदालत स्विट्जरलैंड की सरकार को निर्देश दे कि खातों के बारे में भारत सरकार से कोई जानकारी साझा ना की जाए। सर, क्या मसला है ये? भारत के ब्लैक मनी कानून को लेकर और स्विट्जरलैंड में जो गोपनीयता के कानून हैं बैंकिंग को लेकर, उनके बीच एक टकराव शुरू हो गया है। भारत ने अपने काले धन कानून में कई सारे ऐसे सख्त प्रावधान दिए हैं जिसमें भारतीय एजेंसियों को अधिकार मिला है कि यदि उनके पास इंफॉर्मेशन एक्सचेंज से कोई सूचना आती है और भारत के किसी व्यक्ति की अघोषित संपत्ति स्विट्जरलैंड के किसी बैंक में पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और वो आपराधिक कार्रवाई तक हो सकती है। स्विट्जरलैंड के कानून के हिसाब से जो लोग अपील करके स्विट्जरलैंड के कोर्ट में गए, उनके हिसाब से ये स्विट्जरलैंड का जो लॉ ऑफ लैंड है, वहाँ का जो कानून है उसके खिलाफ है, क्योंकि स्विट्जरलैंड का कानून गोपनीयता की शर्त पर ही सारी चीजें करता है और ये टकराव बहुत समय से अपेक्षित था। अब जबकि भारत की एजेंसियों ने काले धन कानून के तहत सख्ती शुरू की है, सूचनाओं को इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो वहां से इस पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सूचनाएं आ रही हैं स्विट्जरलैंड से, क्योंकि स्विट्जरलैंड और भारत के बीच एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत स्विट्जरलैंड को तमाम सूचनाएं भारत को देनी है और उन सूचनाओं के आधार पर उसमें जो सूचनाएं अवैध ढंग से या घोषित ढंग से विदेश में संपत्ति रखने की होती, उनके खिलाफ भारतीय एजेंसियां नोटिस भेजती और कार्रवाई करती। अब यह दिलचस्प रस्साकशी शुरू हो गई है स्विट्जरलैंड के कानून और भारत के कानून के तौर पर, और ये रस्साकशी नई नहीं है, पुरानी। हमने पिछले करीब एक दशक में कई बार ऐसे देशों के बीच जहां टैक्स के कानून बहुत ज़्यादा उदार हैं, जिन्हें आप टैक्स हेवन भी कह सकते हैं, और वो देश जहां पर टैक्स के कानून बहुत सख्त हैं, उनके कानूनों में टकराव देखा है। मामला स्विट्जरलैंड की अदालत में है, सबसे बड़ी अदालत में, और उसे फैसला लेना है कि वो अपने लॉ ऑफ लैंड को डिसाइड करेगी या वो भारत को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए भारत की एजेंसियों को उन लोगों का पीछा करने के लिए की छूट देगी जिनका पैसा बैंकों में रखा हुआ है। लेकिन ये मामला दुनिया में नज़ीर बनेगा। इसमें जो फैसला आएगा वो भविष्य में भारत और दुनिया के अन्य देशों के बीच टैक्सेशन से जुड़ी हुई, काले धन से जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं उनके आदान प्रदान को प्रभावित करेगा, क्योंकि कई जगह से स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे बड़ा सोर्स है इन्वेस्टमेंट का। तो वहाँ से जो फैसला आएगा वो दुनिया में कई सारे मामलों में कोट किया जाएगा और प्रेसिडेंट होगा। बिल्कुल नज़ीर बनेगा और इसके व्यापक असर भी होंगे। अब दिन की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, बिजली का संकट भी विकराल होने लगा है। देश के कई राज्यों में पावर कट लगना शुरू हो गए हैं। गर्मियों की मांग और इंडस्ट्रियल गतिविधि बढ़ने की वजह से देश में बिजली की भारी किल्लत खड़ी हो गई है। 7 अप्रैल को देश भर में 8 करोड़ यूनिट बिजली की कमी दर्ज की गई, जो रिकॉर्ड कमी के लगभग पास में है। 12 अक्टूबर को पिछले साल 8.2 करोड़ यूनिट की बिजली की कमी दर्ज की गई थी, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बिजली की कमी की वजह से पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में पावर कट लगना शुरू हो गए हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अगर आप इनमें से किसी भी राज्य के निवासी हैं तो इस पावर कट को आप भी अनुभव कर रहे होंगे। सर, ये पावर कट किस तरह किए जा रहे हैं? अलग अलग राज्यों में क्या कोई पैटर्न है जो अलग अलग है? सबसे बड़ा पैटर्न ये, इसमें सबसे पहले तलवार चलती है उद्योगों पर। आंध्र प्रदेश ने करीब 6 घंटे तक का पावर कट अनाउंस किया है और आंध्र प्रदेश ने एक तरीके का पावर हॉलीडे इंडस्ट्री के लिए घोषित किया, यानी इंडस्ट्री को फोर्स लोड शेडिंग करनी पड़ेगी, कुछ समय के लिए अपने कारोबार बंद करने पड़ेंगे क्योंकि उनको बिजली नहीं मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि मंदी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था आंध्र प्रदेश में, जहाँ फैक्ट्रियाँ दोबारा शुरू हो रही, उनके पास बिजली नहीं है क्योंकि कोयले की शॉर्टेज है और वहाँ के पावर प्लांट पूरी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार महंगी बिजली खरीदने में सक्षम नहीं है। लगभग ऐसी ही स्थिति हमें
उत्तर प्रदेश से दिखाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश में रूरल और अर्बन फीडर के बीच लोड शेडिंग की जा रही है। घोषणा हुई है कि रूरल एरिया में थोड़ी कम बिजली मिलेगी, अर्बन एरिया में भी थोड़ी कटौती होगी, शायद इसलिए कि ग्रामीण इलाकों में इस समय सिंचाई या बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिजली की कटौती की जा रही। बाकी अन्य राज्यों में भी 1 घंटे 2 घंटे से 3 घंटे तक की बिजली की कटौती दिख रही है। पंजाब में जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर है उससे पंजाब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, क्योंकि वही बात कोयले की कमी या बकायेदारी है। इसलिए पंजाब में जहां पर अर्ली सोइंग होती है पैडी की, वहां सिंचाई की चुनौती आ सकती है, क्योंकि वहां बिजली में कटौती हो रही है। और अगर आप खबरों को करीब से समझ रहे होंगे तो ज़्यादातर जगह या तो आपको बिजली कटौती खुद महसूस हो रही होगी या दिखाई दे रही होगी। पर सबसे पहला असर भारत में उद्योगों पर पड़ने वाला है, जो बिजली के सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं और जिनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि वो तेजी से उत्पादन बढ़ाकर चीज़ों को आगे सप्लाई करें और रोजगार दें। यहाँ इसके 2 असर हैं। एक तो ये कि उत्पादन घटने से फिर हम महंगाई के एक नए चक्र को बढ़ता देखेंगे, क्योंकि कंपनियां पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पाएंगी। और दूसरी एक और चीज़ है कि बिजली कंपनियों को इसके बाद भी उत्पादन घटाने के बाद भी कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिजली के बिल बढ़ने से पहले ही आप दुखी थे, परेशान थे या चिढ़ रहे थे, तो अब बिजली कटौती का भी सामना आपको करना पड़ेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रेटजी है, कहीं उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही तो कहीं गाँव की बिजली काटी जा रही। सर, ये बिजली काटी क्यों जा रही है? बिजली 2 बड़ी वजहें सामने दिख रही हैं। एक पहली वजह ये दिख रही है कि भारत में कोयले का संकट, जिसको हम बार बार कहते रहे हैं अपने मनी सेंट्रल में, कि भारत में कोयले का संकट, हमने जनवरी से इसके बारे में बात करना शुरू किया था कि भारत में कोयले का संकट आ रहा है 2 तरह से। एक तरफ से भारत के डोमेस्टिक कोल की सप्लाई पावर प्लांट्स तक नहीं हो पा रही, और दूसरा संकट इंपोर्टेड कोल की तरफ से आ रहा है। बिजली सेक्रेटरी ने यह कहा है कि अभी बिजली घरों के पास 12 दिन तक का कोयला है और इससे ज़्यादा कोयले की आपूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकती। इसमें से कई सारे ऐसे स्टेट के बिजली बोर्ड हैं जिनके पास या जो बिजली प्लांट हैं जिनके पास इससे कम लेवल का कोयला, औसत 12 दिन का कोयला है, और वो कोयले की कमी और कोयले की सप्लाई में देरी बिजली उत्पादन को प्रभावित कर रही है। रेलवे बिजली विभाग का और बाकी रेलवे का मानना है कि आनन फानन में इतनी तेजी से बिजली की कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। हालांकि रेलवे अतिरिक्त वैगनों की व्यवस्था कर रहा है और कोयले की आपूर्ति बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी लॉजिस्टिक्स का डिज़ाइन, जो भेजने का डिज़ाइन है, वो इतनी जल्दी से बदला नहीं जा सकता। तो शॉर्टेजेस से बचने के लिए बिजली कंपनियों के सामने दूसरा विकल्प यह है कि वो प्राइवेट कोयला खरीदें। यहाँ हम भारत के बिजली सेक्टर में 2 तरीके का मिक्स देखते हैं शुभम। एक तरफ पब्लिक सेक्टर के पावर प्रोड्यूसर्स हैं जिसमें एनटीपीसी और बाकी कंपनियां हैं, और दूसरी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनियां सरकारी कोयले के साथ इंपोर्टेड कोयला लेती हैं और इंपोर्टेड कोयले की कीमतें लगातार बढ़ी हुई हैं। उन्होंने अपने उत्पादन को सीमित कर दिया है क्योंकि उन्हें उस तरीके का बिजली दरों पर रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं है। हमने इस पर चर्चा की थी कि बिजली कंपनियां दबाव बना रही हैं राज्य बिजली बोर्डों पर कि पीपीए, जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, उनको दोबारा वर्कआउट किया जाए क्योंकि उनकी लागत बढ़ गई है। तो अगर मान लीजिए 100 यूनिट की बिजली की ज़रूरत है और 80 यूनिट की बिजली ही केवल बन पा रही है, और 20 यूनिट की शॉर्टेज हमें प्राइवेट सेक्टर से पूरी होने वाली वो नहीं पूरी होती, और इसलिए आप 8 करोड़ यूनिट की शॉर्टेज देख रहे हैं भारत में इस समय बिजली की परिस्थितियों में। अब जब तक या तो कोयले प्राइवेट बिजली कंपनियों के लिए दरें ना बढ़ाई जाएं, तब तक वो अपने उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे, या आनन फानन में तत्काल कोयला मंत्रालय और बिजली मंत्रालय कोयले की आपूर्ति सरकारी कंपनियों को इतनी कर दे कि वो अपना उत्पादन बढ़ा लें और निजी उत्पादन पर निर्भरता कम हो जाए, तब कम हो सकती। दूसरी तीसरी तरफ यह है कि जिन राज्यों के पास पावर के अपनी कैपेसिटीज नहीं है, उन्हें बाजार से बिजली खरीदनी होती है। बाजार में बिजली की कीमतें 20 रुपए यूनिट तक जाने की खतरा था, इसलिए सीईआरसी ने, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने वहां कैपिंग कर दिए 12 रुपए की। तो 12 रुपए की भी बिजली राज्यों के लिए बहुत महंगी है, क्योंकि बिजली की कीमत तो 5-6 रुपए 7 रुपए यूनिट है, वो बिजली भी काफ़ी महंगी है। इस दुविधा में हमारे और आपकी गर्मियाँ इस बार बीतने वाली हैं, और इस बार गर्मियाँ खराब होने वाली हैं क्योंकि इस बार टेम्परेचर भी ज़्यादा होने वाला, और बिजली की कटौती हमें घोषित रूप से भारत में लंबे समय के बाद बिजली की कटौती इस बड़े पैमाने पर लौट रही है। बिजली की इस किल्लत के पीछे एक बड़ा कारण और है, वो है वितरण कंपनियों का भारी बकाया। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान बिजली वितरण कंपनियों पर उत्पादन करने वाली कंपनियों का, यानी पावर प्रोड्यूसर्स का, डिस्कॉम्स पर कुल बकाया 23% बढ़कर 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। ये चार्ट देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। 5 साल पहले हम 24,000 करोड़ पर थे और बढ़ते 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 ये 1 लाख करोड़ के पास पहुंच गया है। सर, इस
पहाड़ को देखिए और इसके बाद इसमें जितनी दवाइयाँ दी गई वो सोचिए। उदय बॉन्ड आए, कई बार बिजली सरकार ने सपोर्ट किया बजट से, लेकिन यहाँ तो जैसे जैसे दवा देते गए वैसे वैसे मर्ज बढ़ता गया। ऐसा क्यों? बिजली क्षेत्र शुभम बहुत तदर्थ किस्म के एडहॉक किस्म के सुधारों का शिकार हुआ। मैं कहूँगा सुधार तो इलाज के लिए होते हैं, शिकार हुआ है। आप लगातार देखिए, अगर आप पिछले हर 5 साल बाद देखिए, भारत के बिजली क्षेत्र में ऐसा ही संकट आता है। पावर की शॉर्टेजेस होती हैं, पावर की कमी नहीं है भारत में, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि भारत में बिजली की कमी नहीं है, ना कोयले की कमी है, ना क्षमताओं की कमी है। समस्या है वितरण के स्तर के ऊपर। पूरा वितरण का ढांचा चरमराया हुआ है। सरकारें उसे केवल कर्ज से फीड करके तैयार करने की कोशिश करती हैं और वो एकदम बैठ जाता है। हमने देखा कि पिछले 2 साल बिजली की बिक्री नहीं हुई, डिस्कॉम्स को काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद जब वापस बिजली की मांग बढ़ी तो डिस्कॉम्स के पास पैसे देने के लिए नहीं थे। अब ये वो साइकिल है। अगर बिजली वितरण कंपनियां बिजली उत्पादन कंपनियों को पैसा देंगी तो बिजली उत्पादन कंपनियां कोयला कंपनी को पैसा देंगी, और जब ये तीनों एक दूसरे को पैसा नहीं दे रही तो कोल इंडिया क्यों एक सीमा से अधिक कोयले का उधार करेगी? एनटीपीसी एक सीमा से अधिक क्यों बिजली का उधार करेगी? एनटीपीसी को तो राज्यों के डिस्कॉम पर बकायेदारी के लिए केंद्र सरकार से उसके बदले हर्जाना क्षतिपूर्ति और पैसा मिल जाता है, पर प्राइवेट कंपनियों के लिए तो ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। उनको दिए जाने वाला पैसा तो केंद्र से आने वाली सहायता से नहीं काट लिया जाता, एनटीपीसी का पैसा तो वहां मिल जाता है। तो प्राइवेट कंपनियां जो भारत में, जिन्हें बहुत तेजी से बढ़ाया गया था, जिन्हें हम मेगा पावर प्रोड्यूसर्स कहते थे, भारत में बिजली क्षेत्र की क्षमताएं बढ़ाने के लिए जिन्हें आगे लाया गया था, जिनकी सफलता पर तालियां बजाई जा रही थी, वो सबसे ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि उनके लिए लागत बढ़ी हुई है। अब यहां हम स्थिति में किस स्थिति में खड़े हैं शुभम? एक तो बिजली नहीं आ रही और दूसरी एक तरफ से 5 या 6 राज्यों में बिजली की दरें भी बढ़ चुकी हैं। लगभग हर राज्य ने बिजली की महंगाई शुरू कर दी है। तो शॉर्टेजेस और प्राइस राइस, इन्फ्लेशन पावर की दोनों ठीक उस समय आ रही है जब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब कोविड का असर खत्म हो गया है, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी आनी चाहिए, लोगों को खर्च करना चाहिए, उन्हें कूलर खरीदने चाहिए, उनको एसी खरीदने चाहिए, जिससे डिमांड आए। उस समय ना तो बिजली पूरी मिल रही है और जो मिल रही है वो भी महंगी होकर मिल रही है। बिल्कुल सर, अब जो जिस ओर आपने इशारा किया अपने जवाब में, मैं वही सवाल सीधा पूछना चाहूँगा। कोयले के मामले में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। बिजली बनाने के मामले में हमारी जो क्षमता है वो उपभोग, जितना हमारा उपभोग है उससे ज़्यादा है। फिर दिक्कत है कहाँ पे? जब कोयला है, बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स हैं, सब कुछ तो है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? भारत की सरकारें, और पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं, और जब भी ये सवाल उठाए जाते हैं तो उन सवालों पर उतनी गंभीरता से चर्चा नहीं होती। भारत की सरकारें भारत के बिजली क्षेत्र का प्रबंधन नहीं कर पा रही हैं, और ये प्रबंधन की पूरी नीतिगत प्रबंधन की सबसे बड़ी विफलता है। आप जिस तरफ इशारा करें, भारत में दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में 2006 से 2019-20 के बीच में बिजली की उत्पादन क्षमता 124 गीगावाट से बढ़कर 340 गीगावाट हो गई। और आपको आश्चर्य होगा जानकर शुभम कि भारत में जीडीपी की बढ़ोतरी से ज्यादा तेज रफ्तार बिजली की उत्पादन क्षमता क्रिएट करने की है। हमारे यहाँ बिजली की इतनी उत्पादन क्षमता है कि हम सरप्लस में हैं। भारत की बिजली की उत्पादन क्षमता उसकी जरूरत से ज्यादा है। और अगर आप जरूरत से आगे देखो तो भारत की जो पीक डिमांड की 2016 में जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान आया था, उसने बताया था कि 2022-23 तक भारत में पीक डिमांड जो है वो 235 गीगावाट के आसपास होगी। उसमें कोविड के डिसरप्शन को अंदाज नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद भी मान लें तो भारत की टोटल पीक डिमांड से भारत की उत्पादन क्षमता कम से कम 100 से 125 गीगावाट ज्यादा है। यानी आपके प्लांट्स के पास कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की। उनके पीएलएफ, उनके प्लांट लोड फैक्टर कम है। अगर आप उन्हें कोयला दें तो भारत में उत्पादन क्षमता मौजूद है, और हम 8 करोड़ यूनिट के आसपास की पीकिंग शार्टेज पर खड़े हुए हैं। अब आप सोचिए किसी देश के पास कोयला भी हो, बिजली बनाने के संयंत्र भी हो, और उसके बाद भी शॉर्टेज हो। तीसरी और आंकड़े को देखना जरूरी है कि भारत में ट्रांसमिशन की क्षमता, जिन हम बड़े ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, लास्ट माइल की बात नहीं कर रहे हैं, जो पावर ग्रिड या बाकी ट्रांसमिशन कंपनियां ट्रांसमिशन का नेटवर्क बनाती हैं, उसे देखें, वो भी जीडीपी की ज़्यादा तेज रफ्तार से बढ़ा है। 2012 से 2016 के बीच में एक क्षमता करीब 7% की रफ्तार से बढ़ी है। और बिजली कंपनियों और उससे जो बिजली वितरण कंपनियों तक बिजली पहुंचाने वाला नेटवर्क है वो 6 साल में 3.9 लाख किलोमीटर हो गया। यानी कोयला हमारे पास, पावर की कैपेसिटीज हमारे पास, पावर के ट्रांसमिशन की कैपेसिटी हमारे पास, और पावर की डिमांड भी हमारे पास। ऐसा नहीं कि हमारे पास बाजार नहीं, पावर की डिमांड भी हमारे पास है। लोग पैसे देने को तैयार हैं, फिर भी भारत के पॉलिसी मेकर्स वो पॉलिसी नहीं बना पा रहे जिसमें महंगी दरों पर भी लोगों को सही क्वालिटी की और सही समय पर बिजली मिल सके। और इस नब्ज को, इस गुत्थी को सुलझाने और उलझाने के जो प्रयास हैं वो अंततः केवल इधर पहुंचते हैं कि आप
एक तात्कालिक तौर पर एक इंजेक्शन कर्ज का लगा दीजिए डिस्कॉम को और उनका बकाया किसी तरह से इस बजट पर डाल दीजिए, कभी बैंकों के खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन वो जो बड़े रिफॉर्म है, जहां टैरिफ का रिफॉर्म करना है, जहां बिजली के दरों के ढांचे को पूरी तरह संगत करना है, जहां बिजली की महंगाई कम करनी है, वो सुधार नहीं हो पाते। और इसलिए लौट कर चुका हूं, हर 2 साल बाद हम ये सब होने के बाद भी बिजली के संकट में खड़े हैं और वो संकट हमारे सामने फिर इस साल होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मतलब आप ये मान सकते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी बिजली है पर आती नहीं। अगली खबर, मंदी की मार से उबर रहे देश के कपड़ा उद्योग के सामने महंगा कपास नई परेशानी बन गया है। देश की कई मंडियों में कपास का भाव 11,000 रुपये प्रति कुंटल के ऊपर चला गया है। महंगे कपास की वजह से रुई के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए, जिसकी वजह से धागा महंगा हो गया और इसकी वजह से कपड़ा उद्योग की लागत बढ़ गई। सर, महंगाई ने ये घर भी देख लिया। हाँ, महंगाई ने घर भी देख लिया और ये पेंट अप डिमांड का उदाहरण है। एक तो दुनिया में कपास के उत्पादन में इस बार गिरावट है, हालांकि बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन चूंकि 2 साल तक उत्पादन ठप रहने के कारण प्रोडक्शन में नॉर्मल शॉर्टफॉल आया था, तो भारत में भी और दुनिया के अन्य बाजारों में भी कपास की डिमांड तेजी से बढ़ी है, क्योंकि अब नई मांग आने की संभावना है, तो कपड़े के उत्पादन और यार्न का उत्पादन बढ़ रहा है और इसलिए हम कपास के भाव में बढ़ोतरी देख रहे हैं। हमें याद होगा कि जीएसटी में सरकार कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर और गारमेंट्स के ऊपर रेट रिवाइज करना चाहती थी और उस समय भी यह दबाव था कि इससे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब दोबारा शायद जीएसटी काउंसिल बैठकर इस पर फैसला करेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप कपड़ों की महंगाई देखें तो वो 7% और 6.5% से 7% के बीच पहले ही पहुंच चुकी है। बिल्कुल, तो ये था आज का मनी सेंट्रल। आपने महंगाई के तमाम नंबर्स देख लिए, आपकी जेब पर भारी पड़ती महंगाई देख ली। कल खुदरा महंगाई के नंबर भी आएंगे, चर्चा उस पर भी करेंगे और भी सारे मुद्दे लेकर आपके पास आऊँगा कल शाम को 7 बजे अंशुमान जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।